नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नौटियाल जी में, जहाँ पे हम इंडियन एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इंडियन एनिसेंट हिस्ट्री के अंतर्गत हमने अभी तक जो पढ़ा है इसमें मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। और मगध साम्राज्य में जो अभी तक मेनली जो 3 वंश अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, तो 3 वंशों में जो अभी तक आए हैं वो आए हर्यक वंश जो फाउंडर थे। हर्यक वंश फाउंडर था। और इसके बाद जो आए वो शिशुनाग वंश हमने पढ़ा, शिशुनाग वंश। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था नंद वंश। तो बात की जाए नंद वंश, तो इन सारे 3 वंशों के बाद जो यहाँ पर रूलर थे, इनके बाद जो नया एक वंश आया जो मौर्य साम्राज्य जो आया, जिसने भारत को एक उत्कर्ष तक ले गया, भारत को ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया। तो इसी ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए जो सबसे पहला जो वंश था, सबसे पावरफुल जो वंश था, वो मौर्य साम्राज्य था। इसी साम्राज्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसके फाउंडर कौन थे। इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये आप देख सकते हैं, इमेज यहाँ पर है। और इनके सपोर्ट जिन्होंने किया था वो चाणक्य यहाँ पर थे। तो कैसे इन्होंने मिलकर इतने बड़े साम्राज्य को बनाया, कैसे एक कॉमन लड़का उठकर एक बड़े साम्राज्य का राजा बन जाता है, ये हम सभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में। इसमें जो तीसरे राजा जो आते हैं वो आते हैं सम्राट अशोक। तो अशोक के बारे में जो वीडियो हो, नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक की सारी जितनी सारी अशोक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो रेलेवेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम नाम से, स्टडी विद नौटियाल जी नाम से है, जहाँ पे PDF अवेलेबल की जाती है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बात की जाए मौर्यन साम्राज्य की, तो मौर्यन साम्राज्य जो टाइम टेन्योर है वो है 323 BC से लेकर 184 BC तक। क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पर राज कर रहे थे वो नंद वंश राज कर रहे थे। बात की जाए तो मगध साम्राज्यवाद के उदय ने अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक एकता स्थापित की। इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार तथा अशोक थे। तो जो आप देख सकते हैं कि जो पहले के 3 जो किंग हैं वो काफ़ी फेमस किंग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आपने काफ़ी नाम सुना होगा, बिंदुसार और सम्राट अशोक के नाम से भली भांति परिचित होंगे। तो बात की जाए इनके पहले संस्थापक और पहले राजा के बारे में जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए कि कहाँ से आते हैं, तो इनका जो कार्यकाल है, इनका टाइम पीरियड जो है वो आता है 323 से लेकर 298 BC तक। तो लगभग 25 साल तक इन्होंने राज किया। तो 323 BC में ये राजा बन गए थे। तो कैसे बने? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। जिस प्रकार मौर्य जाति के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं, उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन भी कई किंवदंतियों पर आधारित है। किंवदंतियों का मतलब होता है, अगर बात की जाए, कि जैसे कहानियाँ सुनाई जाती हैं उनको किंवदंतियाँ कहा जाता है, कि ये दंत कथाएँ जिन्हें कहा जाता है उन पर आधारित है। तो बौद्ध धर्मों के अनुसार, अगर बौद्ध धर्म के अनुसार देखा जाए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखा जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज पिपली वंश के थे। चंद्रगुप्त का बाल्य जीवन जंगल में बीता। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह अपनी माता के साथ पाटलिपुत्र चला गया। चंद्रगुप्त बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था, एकदम तेज बुद्धि का बालक रहा होगा। एक दिन राजकिलम खेल के दौरान चाणक्य की नज़र उस पर पड़ी और उस अपने साथ तक्षशिला ले गया। तक्षशिला उस टाइम काफ़ी फेमस था। तथा उचित शिक्षा देकर नंद वंश के विनाश की योजना बनाई। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ, नंद वंश के विनाश की योजना आखिरकार क्यों बना रहे हैं चाणक्य। तो इसे समझने के लिए हम समझेंगे कि नंद वंश में जो आखिरी राजा था वो थे घनानंद। तो बात की जाए अगर आखिरी राजा थे तो वो थे घनानंद। तो चाणक्य इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो एक दिन इसी हिसाब से इन्होंने चाणक्य को अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया और बाहर निकाल दिया। इसी का बदला लेने के लिए वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो बदला ले पाए, जिसमें ऐसी बात हो, जो राजा बन पाए, जिसमें लोगों को लीड करने की काबिलियत हो, लोगों को लीड कर पाए, जो उन्हें आगे बढ़ा पाए और साथ में जिसे लोग पसंद करें। तो इसी की खोज में उन्हें एक बार राजकिलम खेल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य दिखे, जहाँ पे इन्होंने देखा कि एक बालक कैसे अपनी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने वीरता का इस्तेमाल करके जीत रहा है। तो उन्होंने उसको अपने साथ तक्षशिला लेकर आए और फिर उसके बाद उन्होंने जो योजना बनाई और उन्होंने नंद वंश को विनाश करने की योजना बनाई। तो ये पूरी स्टोरी इसके पीछे कि कैसे एक कॉमन आदमी को उठाकर चाणक्य ले आते हैं दरबार में और
ख़त्म करना चाहते हैं नंदवंश की पूरे साम्राज्य को, नंदवंश को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका कार्यकाल कब से कब तक था, और ये संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की योजना, तब जब साथ में चाणक्य के साथ हो गए थे तो इन्होंने विजय की योजना जब बनाई तो इसमें चंद्रगुप्त के सामने दो स्पष्ट लक्ष्य थे। मगध से नंदों का अत्याचार कम करना, सबसे खास बात, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हो गए थे नंदों के शासन से, काफ़ी अत्याचारी शासन हो गया था। तो दूसरा था इसमें जो यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त करवाना। तो यूनानी जो आक्रमण, बाहर से जो यूनानी आक्रमण हो रहा था लगातार, जो बाहर से अटैक हो रहे थे, उनसे भारत को मुक्त करवाना। तो सर्वप्रथम उसने नंद शासक को हराने की योजना बनाई। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात थी कि यहाँ पे मगध में, यहाँ पे नंद शासक राज कर रहा था और इस साइड से इंडिया में अटैक लगातार हो रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले इस वाले पार्ट को जीतना चाहा कि पहले हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, उसके बाद इस एरिया पर कंट्रोल करने के बाद वो यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय करेंगे और इसे जो यूनानी अटैक बाहर से आ रहा है उसका सामना करेंगे। तो पराजय से चंद्रगुप्त की निराश नहीं हुआ। अब देखो यूनानी अटैक में जो आ रहे थे उसमें सबसे फेमस नाम जो आता है वो आता है सिकंदर का। हम बात करेंगे सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर उस टाइम तक सारे काफ़ी एक बड़ा जोन जीत चुका था और वो इंडिया की तरफ अटैक कर रहा था लगातार। तो ये उससे भी भारत को मुक्त करवाना चाहता था। तो पराजय से चंद्रगुप्त निराश नहीं हुआ तथा बाहर से नंद शासन को बाहर से जीतने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया। अब क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया, सबसे पहले इन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया मगध पे और इनकी पराजय हो गई। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप डायरेक्ट सेंटर पे अटैक करोगे तो आपको नुकसान होगा। तो इन्होंने बाद में धीरे धीरे साइड बाई साइड किनारे से नंदवंश के किनारे से मगध साम्राज्य को जीतना स्टार्ट कर दिया और अंततः लास्ट में उन्होंने जब अटैक किया तो ये विजयी हुए। तो इनकी अभियान कौन कौन से थे? पहला था पंजाब विजय की योजना, दूसरा था जम्बूद्वीप पर विजय, जम्बूद्वीप यानी इंडिया को जम्बूद्वीप कहा जाता है, तीसरा था मगध पर अधिकार और चौथा है सेल्यूकस से संघर्ष। जिस 4 इंपॉर्टेंट इनके टाइम जो अभियान हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट अभियान है जो चंद्रगुप्त के कार्यकाल के दौरान हुए। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है सेल्यूकस से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं सिकंदर का विजय अभियान। आप देख सकते हैं ये सिकंदर का विजय अभियान है कि कहाँ पे सिकंदर मैकडूनिया से स्टार्ट होकर, ये मैकडूनिया है, यहाँ से स्टार्ट होकर कैसे अटैक करता है। ये आप ये रेड एरो से देख सकते हैं, ये पूरा एक पाथ यहाँ पर बना हुआ है, कैसे अटैक करते हैं, कैसे इजिप्ट को अपने कंट्रोल में लेते हैं, आर्मेनिया को अपने कंट्रोल में लेते हैं और यहाँ से बेबीलोनिया को अपने कंट्रोल में लेते हैं और यहाँ से अटैक करते हुए, पूरी तरह अटैक करते हुए बैक्ट्रिया साम्राज्य को अटैक करते हुए यहाँ पर्शिया को पूरे एक इतना बड़ा जोन जो आपको दिख रहा है येलो कलर में जो पूरा जोन दिख रहा है, जो देख सकते हैं येलो कलर में जो पूरा जोन दिख रहा है, ये अलेक्जेंडर का पूरा एम्पायर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया में ये जो स्पॉट दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ तक ये पहुँचते हैं 326 में तो स्टार्ट करते हैं, लगभग 326 BC में ये इंडिया में पहुंचता है अलेक्जेंडर। और यहाँ पे एक बैटल होती है हेडेस्पीस बैटल, काफ़ी फेमस बैटल है, हेडेस्पीस बैटल कहा गया, झेलम नदी के तट पर होता है। और इनकी जो बैटल होती है वो होती है अलेक्जेंडर वर्सेस किंग पुरू के साथ। एक राजा यहाँ पर थे जो यहाँ कंट्रोल कर रहे थे, इंडिया के राजा थे पुरू। यहाँ पर एक पहली बार हाथी देखते हैं बहुत, और पहली बार जब ये हाथी देखते हैं तो पुरू जो किंग पुरू रहते हैं काफ़ी वीरता से लड़ते हैं। और क्योंकि ये देखिए आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अपने मैकडूनिया से काफ़ी दूर आ चुके थे यहाँ पर, तो इनकी जो पूरी सेना थी यहाँ पे खड़ी थी। लेकिन जब अटैक होता है, जब इनके युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो इनके रिसोर्सेज ख़त्म होने लग जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से पुरू ने आगे बढ़ने नहीं देता है। जब पुरू ने आगे बढ़ने नहीं देता है तो इनके ये इंडिया में अंदर घुसने नहीं देता, यहाँ पे जो किंग पुरू रहता है। तो ये क्या होता है, रिसोर्सेज के बाद ये वापस, ये देख सकते हैं हम, दूसरा ये पाथ दिख रहा है जो ये मैकडूनिया में वापस यहाँ से जाते हैं और लगभग बेबीलोनिया के आसपास में यहाँ पे अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है। तो एक सिकंदर जो होता है कि यहाँ पे जन्म लिया, यहाँ ये पूरा एक कर्म भूमि रही और यहाँ पे सिकंदर की डेथ हो गई। तो ये पूरा जो आपने देखा ये सिकंदर का विजय अभियान था। तो ये भी इन्हीं के कार्यकाल में, जो मौर्यन डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं के कार्यकाल में ये सिकंदर का अटैक हुआ था। सिकंदर के बाद उनके सक्सेसर थे, उनके बाद जो इनके सक्सेसर थे, जो इनके बाद थे, वो थे सेल्यूकस। तो सेल्यूकस फिर अटैक करता है इंडिया पर और एक युद्ध होता है सेल्यूकस का और चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस वर्सेज चंद्रगुप्त मौर्य का एक बैटल होती है जिसमें
युद्ध के बारे में एपोनियास लिखता है, कोई हिस्टोरियन है, कि सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। अंत में उनके बीच संधि हुई और वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। तो जो बैटल हुई थी, जो लड़ाई हुई सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, उसमें सबसे खास बात रिजल्ट ये निकला कि जब सेल्यूकस ने देखा कि जो सामने से लड़ रहा है वो पूरे भारत का सम्राट है, और उनकी वीरता से प्रभावित हुए और उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाने के प्रस्ताव रखा कि हम आपको अपनी पुत्री विवाह स्वरूप देते हैं। तो उस पुत्री का नाम था हेलेना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक संधि हुई, संधि के अनुसार चंद्रगुप्त को इसके अंतर्गत 4 प्रांत दिए गए। कौन कौन से प्रांत दिए गए? एरिया, हेरात वाला पार्ट दिया गया, कंधार यानी अफ़गानिस्तान वाला पार्ट, हेरात यानी ईरान वाला पार्ट। मे बी इसमें डाउटफुल है, अगर आपको लगता है कहाँ पे हेरात है तो आप इसको भेज सकते हैं ग्रुप, यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। गैड्रोसिया बलूचिस्तान, ये जो पाकिस्तान में वर्तमान में, और काबुल, ये अफ़गानिस्तान में वर्तमान में। तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पे मगध है। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो कहाँ पे मगध है और मगध कहाँ पे है और कहाँ पे इंडिया को इनको विजयी के रूप में मिला है। तो काफ़ी बड़ा एरिया जो चंद्रगुप्त को मिल गया था। तो इनका जो साम्राज्य वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। अब बात की जाए संधि से लाभ किसको हुआ? लाभ दोनों पक्ष को हुआ। लाभ कैसा हुआ? अब सेल्यूकस को इससे क्या लाभ हुआ? इस संधि से लाभ दोनों को हुआ कि हिंदुकुश पर्वतमाला, हिंदुकुश जो माउंटेन्स हैं ये अफ़गानिस्तान के आसपास में, अफ़गानिस्तान के आसपास में हैं, और अफ़गानिस्तान के आसपास में पाकिस्तान तक ये हैं। और यहाँ इसी को एक हिसाब से कहा जाए तो इंडिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के बीच की सीमा बन गई। सबसे खास बात कि इस साइड से एक जो अफ़गानिस्तान में हिंदुकुश पर्वतमाला है, तो ये पर्वतमाला अगर माउंटेन्स यहाँ पे हैं, बात की जाए अगर ये माउंटेन्स यहाँ पर हैं तो इस साइड तक तो यहाँ सेल्यूकस का राज हो गया, और इससे नीचे यहाँ पर पूरा एक मौर्य साम्राज्य, पूरा यानी मौर्य साम्राज्य, भारत का मौर्य साम्राज्य था, पूरा स्थापित हो चुका था। अफ़गानिस्तान और थोड़ा सा ईरान का पार्ट यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य था। तो दोनों को लाभ हुआ और ये मौर्य साम्राज्य की बीच की सीमा बन गई, जिसको पाने के लिए अंग्रेज़ तरसते रहे और मुगल भी ना पा सके। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें लगता है कि इस वाली सीमा को पाने के लिए हमेशा अंग्रेज़ लड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब अफ़गानों की लड़ाई होती है तो अंग्रेज़ काफ़ी बैटल करते हैं। इवन द मुगल भी से इस सीमा को नहीं पा सकते। तो अगर बात की जाए तो कि सबसे बड़ी अगर क्षेत्र विस्तार देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र विस्तार मौर्य साम्राज्य के समय हो चुका था। और ये बात आज की नहीं, ये बात है 323 BC की, लगभग आज से लगभग 2-2,500 साल पहले की बात है। तब इतनी बड़ी सीमा चंद्रगुप्त मौर्य ने बना दी थी। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। तो ये हम आप देख सकते हैं कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था सेल्यूकस की पुत्री से। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। तो बदले में इन्होंने क्या किया, इनको 500 हाथी, क्योंकि हाथी सबसे ज़्यादा जो होते थे, हाथी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि मगध के उत्कर्ष का जो कारण था उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि यहाँ पे एलिफेंट यानी हाथी पाए जाते थे, यानी यहाँ पे हाथी पाए जाते थे, और ये युद्ध में बहुत काम आते थे, सामान ढोने के भी बहुत काम आते थे। दूसरी बात जो मगध के उत्कर्ष का कारण था वो था यहाँ पर जिसे भारत का रूर कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार, वहाँ पे आयरन मिलता था। ये भी क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो फुल रिसोर्सेज वहाँ पे थे, गंगा घाटी में पुना हुआ था, यानी खेती अच्छी हो सकती थी, सारी चीज़ें अच्छी हो सकती थी। तो एक मौर्यन डायनेस्टी का जो बढ़ने का विस्तार का कारण है वो यही है, जो बेसिक कारण जो हमने पढ़ा है। दूसरी बात, इनमें वीर काफ़ी थे, तो वो भी एक देख सकते हैं कि वो भी एक मेन फैक्टर है जो बढ़ा रहा है सीमा क्षेत्र और क्या उसका नाम, जो चंद्रगुप्त मौर्य के और मौर्य साम्राज्य को विस्तार कर रहा है। नेक्स्ट बात की जाए तो हम पढ़ चुके हैं सिकंदर का विजय अभियान। नेक्स्ट बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं यहाँ पर, और ये हैं सेल्यूकस निकेटर जिनका टाइम टेन्योर है 358 BC से 281 BC तक। और ये इतना बड़ा साम्राज्य जो आप देख रहे हैं ये पूरा है मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के समय में। ये आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र है जो इनकी राजधानी थी, उज्जैन है, सांची है, और ये साउथ इंडिया तक भी जीता है। और इधर ये आप देख सकते हैं ईरान और अफगानिस्तान तक सीमा बनाई है। तक्षशिला, ये जो बात कर सकते हैं पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में है। ये पटियाला, सारी चीज़ें यहाँ पर, इतना बड़ा साम्राज्य आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। अब बात की जाए कुछ सम फैक्ट अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें है चंद्रगुप्त मौर्य
मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिनका टाइम टेन्योर 322 या 323 बीसी से 298 तक था। इनका उपनाम सैंड्रोडोकस या एंड्रोडोकस कहा गया है। इनको एंड्रोडोकस या सैंड्रोडोकस कहा गया है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। इनका राजकीय चिन्ह मयूर यानी मोर था। इनकी भाषा पाली थी। विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से इनका विवाह हुआ था। इनके अलावा इनके दो और पत्नियां भी थी। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। तो सेल्यूकस जो निकेटर थे, इन्होंने चंद्रगुप्त को, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, और जहाँ पे उन्होंने इंडिका की रचना की। इंडिका एक रिसोर्स है, एक सोर्स है इंडियन हिस्ट्री जानने का, तात्कालिक इंडियन हिस्ट्री को जानने का एक रिसोर्स है, एक बुक है जो मेगास्थनीज ने लिखी है। वृद्धावस्था में, अब देखिए, अगर बात की जाए इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से, जो हमने पढ़ा था भद्रबाहु जो श्वेतांबर थे, भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली, और श्रावण बेलगोला कर्नाटक में 297 बीसी में संलेखना विधि से शरीर त्याग दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए तो श्रावण बेलगोला कर्नाटक में इन्होंने अपना शरीर त्यागा 297 बीसी में, और अंतिम समय में ये इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। और जो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात संलेखना विधि की बात की, तो संलेखना विधि एक ऐसी विधि है जिसमें खाना पीना सभी त्याग कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, लगभग ये वो जगह है, ये आप देख सकते हैं, इनके फुटप्रिंट यहाँ पर बनाए गए हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये वो जोन है जहाँ पर ये प्रॉपर, ये जो फोटो में इमेज में देख सकते हैं, ये श्रावण बेलगोला वही जगह है जहाँ पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो इसमें संलेखना विधि में जो आता है, संलेखना विधि में अपने खाने यानी भौतिक सुखों को छोड़ देते हैं, सभी प्रकार से खाना पीना सभी प्रकार से धीरे धीरे छोड़ देते हैं और शरीर त्याग कर देते हैं। तो इस हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। इसके बाद जो अगर बात की जाए मेगास्थनीज की इंडिका, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में 304 बीसी से लेकर 299 बीसी तक रहा, लगभग 4 या 5 साल तक रहा, जहाँ पे इन्होंने इंडिका की रचना की, जिससे तात्कालिक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है कि इनका प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या थी, कैसे ये वर्क करते थे, ये सारी चीज़ें इंडिका में लिखी गई। और तात्कालिक भारत के बारे में इंडिका एक रिसोर्स की तरह काम करती है। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। सबसे पहला जो भारत में आया है वह प्रथम विदेशी राजदूत था। इंडिका ग्रीक भाषा में है, जिसे मौर्य साम्राज्य का दर्पण भी कहा जाता है। तो बात की जाए, इंडिका जो है ये मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है। इसमें बताया गया कि चंद्रगुप्त के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक के रूप में रहती थी। इसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है कि यह गंगा व सोन नदियों के संगम पर था पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था, जो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उत्तरापथ, इसमें सबसे पहले 4 प्रकार के पथों के बारे में बताया गया। उत्तरापथ यानी तक्षशिला तक जाता था, जो नॉर्थ की ओर जाता था, और दक्षिणा पर स्वर्णागिरी तक जाता था, जो साउथ की तरफ जाता था। प्राच्य पथ जो कलिंग की तरफ जाता था, यानी उड़ीसा की तरफ जाता था, और अवंती पथ ये जो उज्जैन की तरफ आता था, इधर जो पश्चिम की तरफ जाता था। तो ये रास्तों के बारे में बताया गया कि सड़कों का एक मार्ग कैसे प्रशस्त किया था इन्होंने, उसके बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के दास थे। तो बात की जाए तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ने जो अपनी बुक लिखी, आप देख सकते हैं कौटिल्य जो थे चाणक्य थे, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति से संबंधित एवं शासन प्रशासन से संबंधित, तात्कालिक शासन प्रशासन से संबंधित काफ़ी बातें की गई थी। तो उनके अनुसार यहाँ पर 9 दास थे। तो ये काफ़ी एक डिस्प्यूट बात बन जाती है। बात की जाए मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, तो काफ़ी सुदृढ़ थी, तो ये देख सकते हैं आप। अब इसके बाद बात की जाए बिंदुसार की, तो बिंदुसार 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक राजा रहे। जो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा, जो इनकी दूसरी पत्नी थी, इनका पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। आप देख सकते हैं बिंदुसार। तो इनको बिंदुसार इसलिए कहा गया क्योंकि जब ये पहली बार इस सिजेरियन टेक्निक से पैदा हुए, दुर्धरा यानी जिनकी माता थी, तो जिस टाइम प्रसव के दौरान इनके माता की मृत्यु हो जाती है, तो सिजेरियन तकनीक से इन्हें बाहर निकाला जाता है। और क्योंकि एक कहानी के अनुसार कहा गया कि इनके माथे पर एक प्रकार का बिंदु था, जिससे इनका नाम रखा गया बिंदुसार। जैन धर्मों में इसे सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ दिव्य बदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। तक्षशिला यानी पाकिस्तान में विद्रोह, पाकिस्तान के आसपास में एक जगह है जहाँ पर विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए उन्होंने अशोक और सुशीम, अपने पुत्रों, सम्राट अशोक जो बाद में बने, और सुशीम अपने पुत्र को भेजा। तो जैन ग्रंथ दिव्य बदान, ये आप ध्यान रखेंगे, जैन ग्रंथ दिव्य बदान में ऐसा लिखा है कि अशोक और सुशीम को इन्होंने तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक
एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर था दार्शनिक को मांगा था। तो जब इनके जो रिलेशन थे सीरिया के शासक के साथ, तो एंटियोकस से इन्होंने मदिरा, वहाँ से सूखे अंजीर था दार्शनिक को मांगा था। तो इनमें से जो एंटियोकस ने है मदिरा तो भेज दी थी, सूखे अंजीर भेजे, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा था। तो यही हिस्ट्रिकल एविडेंस के आधार पर लिखा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। एक संप्रदाय अलग से प्रकार से संप्रदाय होता है, उसका अनुयायी था। तो पिंगलवट नामक आजीवक विद्वान इनके दरबार में रहता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है, पिंगलवट्स नामक आजीवक जो आजीवक संप्रदाय का विद्वान था, इनके दरबार में हमेशा रहता था, क्योंकि आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे। और यही वो विद्वान थे जिन्होंने बताया कि अशोक ही राजा बनेगा। इन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि अशोक ही राजा बनेगा। इसके बाद आजीवक बनने से पहले बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था, जिसके बाद इन्होंने चेंज कर दिया कि ब्राह्मण धर्म को चेंज करके जैन धर्म में चेंज कर दिया। बिंदुसार की मृत्यु 273 बीसी में हुई। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 273 बीसी के आसपास में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये था बिंदुसार। इनके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, द्वितीय शासक जो थे मौर्यन डायनेस्टी के। अब इनके अन्य कार्य देखे जाए बिंदुसार के, तो इनके प्रमुख कार्य थे कि बिंदुसार ने अपने पिता के राज्य की शासन व्यवस्था, साम्राज्य की सुरक्षा की, शासन व्यवस्था को सुदृढ़, विद्रोहों को दबाया जो उनके खिलाफ जो विद्रोह बन रहे थे, विदेशियों के साथ मधुर संबंध रखे। बिंदुसार को शासन व्यवस्था में सलाह देने के लिए चाणक्य इनके दरबार में रहते थे, राधागुप्त, खल्लाटक था, सुबुधु इनके दरबार में रहते थे। ये महान विद्वान थे जो इनके दरबार में रहते थे। तो ये थे चाणक्य, राधागुप्त, खल्लाटक एवं सुबुधु। बिंदुसार की सहायता के लिए 500 सदस्यों की एक सभा थी था। उनके विरुद्ध जो अमात्य थे उन्होंने विद्रोह किया तथा उनका दमन किया गया। तो इनके खिलाफ जो अमात्य थे इन्होंने विद्रोह किया था और इन्होंने इनका दमन किया था। बिंदुसार ने अपने उत्तराधिकारी के लिए नींव रखी। बिंदुसार ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए नींव रखी था, अपने पिता के राज्य का संरक्षण किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, इन्होंने अपने उत्तराधिकारी, जो इनके उत्तराधिकारी बाद में बनेंगे, उनके लिए नींव रख दी थी, एक बड़े साम्राज्य की नींव रख दी। वैसे तो ये नींव इनके पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने रख चुके थे बड़े साम्राज्य को, लेकिन बड़े साम्राज्य को संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि बिंदुसार ने भली भांति किया, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था। और इसके बाद ही भी इनके पुत्र अशोक ने जो भली भांति अपने पिता, अपने दादा का जो इतना बड़ा साम्राज्य था उसको संभाल के रखा। तो पिता के राज्य का संरक्षण किया। इनकी मृत्यु के बाद 273 बीसी में अशोक मौर्य सिंहासन पर बैठे। तो इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी बने वो अशोक बने और मौर्य सिंहासन पर बैठे। तो ये देख सकते हैं बिंदुसार का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ से फैल कर इतने एरिया तक, हेरात एरिया, इस पूरे एरिया तक फैला था, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साम्राज्य है। तो इन्होंने उसे संभाल कर रखा। तो ये थे बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी वीडियो देखी और आप बने रहिए हमारे साथ स्टडी विद नौटियाल जी में, जहाँ पर हम इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं लगातार। और आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो होगी अशोक के बारे में, सम्राट अशोका के बारे में, और इनके जो शिलालेख हैं और इनके जो स्तंभ लेख हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम मौर्यन डायनेस्टी के हम पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम और ज्योग्राफिकल सिस्टम पढ़ेंगे। तो आप समझ चुके होंगे काफ़ी चीज़ें इसमें आ रही हैं। और इसके बाद जो एक लगातार हमारी सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है। हम लगातार क्वेश्चनरीज डाल रहे हैं पॉलिटिकल की, तो ये भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।